एक ऐसा शहर जो अमीर और रईस लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ रहने वाले शेखों की शान शौकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इस शहर में चारों ओर गगनचुम्बी इमारतें, शानदार होटल और सड़कों पर सरपट दौड़ती लग्जरी कारें नजर आएंगी आपको। दुबई में लोग गोल्ड सिर्फ पहनते ही नहीं बल्कि खाते भी हैं। कई शेख तो टॉयलेट पेपर भी गोल्ड से बना हुआ यूज करते हैं। लेकिन क्या दुबई वाकई में ऐसा शहर है जैसा नज़र आता है? क्या आने वाले सालों में भी दुबई की इतनी ही शानदार और चमकता हुआ नजर आएगा? जब तेल खत्म हो जाएगा तब दुबई का क्या होगा? क्या आने वाले कुछ सालों में दुबई पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा? और दुबई को लेकर यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो उसका जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, दुबई के फ्यूचर के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसके अतीत को समझ लेते हैं। आज अधिकतर लोगों को यही लगता है कि दुबई की सबसे ज़्यादा कमाई क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से होती है, लेकिन दुबई इस दावे को ठुकराता है। दुबई की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार आज के समय में दुबई की तेल पर निर्भरता 5% से भी कम रह गई है। शहर की 95% कमाई नान और रिसोर्सेज से होती है, यानी कि तेल दुबई की जीडीपी में सिर्फ 1% का योगदान दे रहा है। यहाँ पर फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है, ये दुबई तेल से पैसा नहीं कमा पा रहा है तो यह शहर इतना अमीर कैसे हो गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 200 साल पहले यानी कि 1820 के दशक में दुबई में सिर्फ 700 से 800 लोग ही रहते थे। वे सभी लोग समुद्र में मछली पकड़ने का काम करते थे और उसी के जरिए अपना जीवन यापन करते थे। उस दौर में दुबई पर अबू धाबी का शासन हुआ करता था। बाद में एक कबीले के लोगों ने अपनी आज़ादी के हक में आवाज़ उठाई। कुवैत बिन सईद और मखदूम बिन बूटी ने आंदोलन को शुरू किया और दुबई को अबू धाबी से आज़ाद कराया। इसके बाद यहाँ पर ब्रिटेन ने शासन किया और दुबई की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। साल 1901 में दुबई ने मिडिल ईस्ट में पहला ऐसा पोर्ट खोला जहां पर कोई टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं वसूली जाती थी। इससे दुबई को एशिया से लेकर यूरोप तक हर जगह पहचान मिली, लेकिन दुबई को कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। दुबई अब भी पिछड़ा हुआ था और चारों ओर यहाँ रेगिस्तान के अलावा कुछ भी नहीं था। 1908 में एक भयंकर तूफान आया और दुबई में सब कुछ नष्ट हो गया। कई लोग की तो जान चली गई जो मछली पकड़ने का काम किया करते थे। 1929 में हालात बद से बदतर हो गए। ग्रेट डिप्रेशन का असर दुबई में भी देखने को मिला। साल 1938 में जब सऊदी में तेल की खोज हुई तो पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ सऊदी अरब की ओर गया। कई सालों तक दुबई पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। साल 1966 में दुबई में तेल की खोज हो गई और यहाँ पर तरक्की ने रफ्तार पकड़ ली। दुबई में धीरे धीरे पैसा आने लगा। इसके बाद दुबई, अबू धाबी और शारजहां समेत 7 अमीरात ने मिलकर यूएई का निर्माण किया और एक दूसरे को सपोर्ट करने लगे। दुबई में तेल भंडार तो मिले थे लेकिन वह इतने ज़्यादा नहीं थे। ऐसे में अबू धाबी ने दुबई में इवेंट करना शुरू किया। दुबई में इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल रोड और नेटवर्क का विस्तार होने लगा। साल 1990 के दशक में दुबई को एक अलग ही पहचान मिलने लगी। यहाँ पर एयरपोर्ट और शिपिंग कोच बनाए गए और दुबई के किंग ने इसे एक टैक्स फ्री जोन घोषित कर दिया। दुबई में धीरे धीरे स्काई कैंपस बनने लगे। दुनिया भर की कंपनियों ने दुबई में इवेंट किया। कई कंपनियों ने दुबई में अपने ऑफिस खोले और इन सब का पैसा
दुबई को अबू धाबी से मिल रहा था। अब अबू धाबी तेल के भंडारों से कमाई कर रहा था। ऐसे में दुबई इनडायरेक्टली ही सही लेकिन तेल पर निर्भर था। साल 2008 में वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस में दुबई भी बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया था। उस समय अबू धाबी ने ही $10 मिलियन देकर दुबई को डूबने से बचाया था। आज के समय में सालाना 1.5 से 2 करोड़ सैलानी दुबई में घूमने के लिए जाते हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री दुबई की जीडीपी में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जिसके अलावा दुबई का रियल एस्टेट का बिजनेस भी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। दुबई की गोल्ड मार्केट की वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। कम्युनिकेशन, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, होटल्स और कंस्ट्रक्शन जैसे फील्ड में दुबई की अच्छी खासी कमाई हो रही है। लेकिन दुबई को फ़िलहाल अपनी फ्यूचर की चिंता हो रही है। दुबई सिर्फ टूरिज्म इंडस्ट्री पर डिपेंड रहना नहीं चाहता है और यही वजह है कि दुबई में कई विशाल प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। और इस बार तो दुबई हर कदम बहुत प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि साल 2000 के दशक में दुबई में $1 बिलियन के कई प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। इनमें से पाम जेबेल अली और पाम दियारा आइलैंड भी शामिल थे। इस बार दुबई वो गलती दोहराना नहीं चाहता है। इसके अलावा 2021 में दुबई एक्सपो भी एक फेलियर ही साबित हुआ था। पिछले कई दशक से दुबई इस एक्सपो की तैयारी कर रहा था। दुबई की उम्मीद थी कि इस एक्सपो से वह दुनिया भर की कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित कर लेगा, लेकिन यह एक्सपो सिर्फ एक टूरिज्म स्टंट साबित हुआ और उम्मीद से 57% कम इन्वेस्टमेंट दुबई को मिली। दुबई में एक समय पर रियल एस्टेट मार्केट डूबने लगी थी। 2010 में 10 करोड़ रुपए में खरीदी गई जगह की कीमत एक दशक में घटकर 4 करोड़ रह गई थी। दुबई में ओवर सप्लाई देखने को मिले। आज दुबई में सिर्फ 15% लोग ही यहाँ के मूल निवासी हैं और बाकी 85% लोग रोजगार की तलाश में दुनिया भर के अलग अलग कोनों से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। दुबई को लगता है कि यदि वह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, सोसाइटी और सिटी बना देगा तो लोग अपने आप वहाँ पर रहने आ जाएंगे। लेकिन दुबई की सोच के मुताबिक दुनिया नहीं चलती है। उसे ऐसी वजह क्रिएट करनी होगी जिससे लोग उसकी ओर खींचे चले आएं। फिलहाल तो हर कोई दुबई की ओर सिर्फ टूरिस्ट पर्पस से ही अट्रैक्ट हो रहा है। लोगों को दुबई बोर कर रहा है। यही कारण है कि दुबई टूरिज्म को इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। एक म्यूजिक ऑफ फ्यूचर दुबई में बनाया जा रहा है, जिसमें दुनिया के फ्यूचर की चीज़ें देखने को मिलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर फीचर रोबोट तक सब कुछ बहुत एडवांस और मॉडर्न होगी। एक ग्रीक टावर का निर्माण किया जा रहा है जिसकी ऊंचाई बुर्ज खलीफा से भी अधिक ऊंची होगी। ब्लू टावर आइलैंड, डायनामिक वाटर, अलादीन सिटी और मैन ऑफ द वर्ल्ड जैसे प्रोजेक्ट्स भी दुबई में अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। पिछले 2 सालों में एक बार फिर से दुबई के रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिली है। रूस यूक्रेन युद्ध से दुबई को फायदा हुआ है, क्योंकि दोनों देशों के कई मिलियनर्स और बिलियनर्स अपना देश छोड़कर दुबई में रहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस पेज को टेम्परोरी बताया जा रहा है और उम्मीद है कि हालात सामान्य होने पर बिजनेसमैन दोबारा से दुबई की मार्केट से अपना पैसा निकाल लेंगे। दुबई को समय के साथ साथ अपने फॉरेन पॉलिसी में बदलाव करना होगा। दुबई में लाइन आर्डर भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है और यह चीज़ लोगों को काफ़ी पसंद भी आती है। यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं और उनके ऊपर सऊदी अरब की तरह पाबंदी नहीं लगाई गई है। ऐसे में मुमकिन है कि अन्य गल्फ कंट्रीज के लोग दुबई शिफ्ट होना शुरू कर देंगे।
एक और चीज़ तो दुबई को खास बनाती है इसकी जीरो इनकम टैक्स पॉलिसी। लेकिन अपनी पॉलिसी को दुबई लंबे समय तक बरकरार नहीं रख पाएगा। सिर्फ नागरिकों को और पर्यटकों को खुश करना ही काफ़ी नहीं होता है। एक शहर या देश को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत होती है और टैक्स किसी भी देश का इनकम का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स होता है। 2023 में दुबई में इनकम टैक्स लागू करने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन अभी तक उन पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। भले ही इनकम टैक्स का रेट कम रखे, लेकिन मिनिमम टैक्स दुबई को अपने नागरिकों से लेना ही चाहिए। साथ ही दुबई एक एजुकेशन हब बनाने की भी प्लानिंग कर रहा है। आज हायर एजुकेशन के लिए अधिकतर युवाओं की पसंद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड होती है। दुबई ने यदि शानदार एजुकेशन हब तैयार कर लिया तो हर साल लाखों स्टूडेंट यहां पर पढ़ने के लिए आ सकते हैं, जिससे इस देश की जीडीपी बूम हो जाएगी और दुबई के फ्यूचर की चिंता आसानी से दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।